हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 तक के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर कर लिए। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 23 के सवाल के जवाब देखेंगे। और आई होप आप सभी ने हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने जो वन शॉट वीडियो बनाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर वो तो देखा ही होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर दिया ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, और अगर आपने चैप्टर पहले से ही पढ़ा हो, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो, तो चलो शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो तो देखते हैं पहला सवाल इस वीडियो का। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वियस KCN इज एडेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फिर व्हाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2S गैस इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन। ओके, तो एक एक करके देखते हैं ये लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताओ कब, मतलब कौन सी फॉर्म हो रही है जब एक्वियस KCN हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस में, किसमें, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। तो ले लिया हम लोग ने KCN, ओके, एक्वियस एक्सेस में। ओके, अब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हम लोग ने प्रीवियस सवाल में ही देखा था कि कॉपर सल्फेट जब पानी में डालते हैं तब होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, वो वाला स्टोरी जो वाटर मॉलिक्यूल आता है फिर कॉपर Cu2+ आयंस के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। वो तो हम लोग को पता है अभी। तो CuH2O4 कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये चार वाटर मॉलिक्यूल्स Cu2+ आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, तो टोटल चार्ज तो इसके ऊपर +2 ही रहेगा। अब हम लोग इसको एक्सेस में डाल रहे हैं, ओके, तो होगा क्या, ये साइनाइड बोलेंगे कि चलो वाटर निकल जाओ, अदला बदली का गेम शुरू कर देंगे ये लोग एक दूसरे के साथ। तो फिर होगा क्या, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, अब ये वाटर तो निकल जाएगा बाहर, ओके, चार वाटर मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, CuCN आ जाएगा, और कितने CN आ जाएंगे, 4 CN आ जाएंगे, ओके। अब चार वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देते, अब इसके ऊपर +2 चार्ज था, तो होगा क्या, कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, अभी ये -4 ये +2, तो टोटल हो जाएगा -2, तो 2-, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें ये लोग ने क्या बोला है, हम लोग डालेंगे H2S गैस पास करेंगे हम लोग, और पूछ रहे कि ये H2S गैस पास करने के बाद हमें कॉपर सल्फाइड क्यों नहीं मिल रहा है, ओके। देखो सीधी सी बात है, ये कौन सा लिगैंड है, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये एकदम कस के पकड़ेगा कॉपर के आयंस को, छोड़ेगा नहीं। तो अगर ये छोड़ेगा नहीं तो Cu2+ के आयंस मिलेंगे कैसे हम लोग को, जब हम लोग H2S गैस पास कर रहे थे नहीं मिलेंगे, ये आयंस बाहर नहीं आएंगे, इसके साथ, इसके सल्फाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर नहीं रिएक्ट करेंगे, तो नहीं रिएक्ट करेंगे, इसलिए कॉपर सल्फाइड नहीं बन रहा है, बस। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले है ये वाला FeCN6, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा ये है, और इसके ऊपर 4- चार्ज है। अब आई होप आप सभी ने VBT तो पढ़ाई होगा अच्छे से एकदम, तो इसका ये एप्लीकेशन, इसको हम लोग यूज करके बताएंगे कि कैसे हम लोग की ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे, तो आप पता कर सकते हो इस कॉम्प्लेक्स से कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ओके। +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 4s2 3d6 होता है नॉर्मली, ओके, जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। +2 में होगा तो 4s2 निकल जाएंगे, बाय बाय बोल देंगे, तो बचेंगे सिर्फ d6। तो ये जो d6 कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 अनपेड और 1 जाएगा और पेयर कर देगा, मतलब 4 अनपेड और 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। ऑर्बिटल में 4s और 4p तो खाली रहेंगे। फिर अब इस Fe2+ आयन का जो नेचर है, मतलब इस Fe2+ आयन के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं जब साइनाइड इसके करीब आएगा। तो साइनाइड क्या करता है, साइनाइड पेयरिंग करवाता है, ओके। Fe2+ आयंस के जो 3d ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग मतलब बोलेगा जाओ भाई चलो एक दूसरे के साथ मिलो, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर भेज देगा तो कुछ ऐसा पेयर हो जाएगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा तो कुछ ऐसा पेयर हो जाएगा। तो पेयरिंग होने के बाद ये 2 d के ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, ओके, 3d में ही 4s का 1, 4p के 3, ये 6 ऑर्बिटल्स मिलके देखो D2sp3,
6 ऑर्बिटल्स मिलकर D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तब बोलेगा साइनाइड कि बस अब मैं इलेक्ट्रॉन का दान करूंगा। तो ये क्या करेंगे, 6 साइनाइड आएंगे, ओके, और 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देंगे तो इन D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और कुछ ऐसा दिखने लगेगा अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कॉम्प्लेक्स में। अब इससे क्या पता चल गया हम लोग को कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। अब D2sp3 से हम लोग बता सकते हैं डायरेक्टली कि भाई ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें, अब इसमें D2sp3 में क्या हो रहा है, इन कॉम्प्लेक्सेस में इनर d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, देखो। ओके, इसीलिए हम लोग इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में देखो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है पूरे के पूरे, इसलिए स्पिन पेयर्ड, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसीलिए हम लोग लो स्पिन बोल देते। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते तो हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते थे इनको। ओके, तो इनके तीनों भी जो है वो नाम है, अलग अलग नाम है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग इस नाम से बुला सकते हैं। ओके, अब D2sp3 से हमें ये भी पता चल रहा है, देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे जो Fe के इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड ही रहेंगे जब ये डोनेट होंगे, ओके, साइनाइड से, पर Fe के इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसीलिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो पैरामैग्नेटिक होता। बस यही सब बताना था हमें। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला। FeF6 कॉम्प्लेक्स है पूरा 3- चार्ज इसके ऊपर। ओके, तो अब इसमें भी सेम कहानी, हम लोग पहले ढूंढेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का। तो यहाँ पर देखो Fe3+, ओके, आप ढूंढ के देख सकते हो। तो Fe के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 4s2 3d6, तो s में से 2 गए, 3d6 में से 1 गया तो d5 हो गया। तो d5 कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने 3d के इधर, 4s 4p और 4d भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप सोचोगे क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फ्लोराइड आयन है ये पेयरिंग नहीं करवाता। ओके, तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो 6 फ्लोराइड आयंस के इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट होंगे भाई, आगे के ऑर्बिटल्स हमें लेने ही पड़ेंगे, इसीलिए हम लोग ने ये 4d वाले लिए हैं। ओके, तो आगे कहानी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कुछ दिख रहा है। अब जब फ्लोराइड आयन इसको अप्रोच करेगा तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्लोराइड आयंस इनको फोर्स नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को कि भाई तुम लोग अंदर जाके पेयरिंग कर लो। वो बोलेगा छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लोग को ऐसे रहना है, ऐसे रह लो डिब्बे में चुपचाप एकदम, मुझे तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं बस। तो बस ये क्या करेगा, अब इस स्टेट में क्या होगा, जब फ्लोराइड आएगा तब ये एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स एक साथ आ जाएंगे और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब फ्लोराइड बोलेगा चलो अब मेरा काम खत्म, अब मुझे बस इलेक्ट्रॉन का दान कर देना है। तो ये क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स दान करेंगे इस sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो होंगे 6। ओके, तो इसके बाद पूरा जो कॉम्प्लेक्स है हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे दिखने लगेगा। अब इसमें देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं sp3d2 से कि बाबा ज्योमेट्री क्या है, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल होती है sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों भी ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं। दूसरी बात देखो यहाँ पर बाहर के d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, ओके, या फिर बाहर के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, अंदर के d ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ओके, तो बाहर के d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। ओके, और स्पिन देखो, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है इनके पास, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग हुई नहीं है, इसीलिए स्पिन फ्री भी बोलते हैं हम लोग इनको, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल देते। और क्योंकि ये अनपेयर्ड है तो इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। बस चलो अब देखते हैं तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कोबाल्ट है हमारा मेटल आयन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले कॉम्प्लेक्स में इसके, तो +3 होगा। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कहानी वैसे ही रिपीट करेंगे, तो 4s2 3d7 होता है इसका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से 2 निकालेंगे, d7 में से 1 निकालेंगे तो d6 बच जाएगा। d6 कुछ ऐसा हम लोग अरेंज करेंगे 3d में, ओके, ये हम लोग को तो पता ही अच्छे से। फिर 4s और 4p भी खाली रखे हम लोग ने, यहाँ पर 4d नहीं लिए हैं क्योंकि ये जो C2O4 है ऑक्सलेट हमारा लिगैंड, ये पेयरिंग करवाता है, ये बोलता है कि चलो धक्का दे देता है, अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो कुछ ऐसा पेयरिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो ऐसा पेयरिंग हो जाता है। तो इसके इन्फ्लुएंस में पेयरिंग होने के बाद
अब क्या होगा, बाकी के जो d के 2 ऑर्बिटल्स हैं 3d वाले, जो s में 1 है और जो p में 3 है, ओके, 4s और p वाले 3, ये सारे मिलेंगे एक साथ मिलजुल के मस्त एकदम d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। अब C2O4 बोलेगा चलो अब मैं रेडी हूं दान करने के लिए, तो होगा क्या, अब वो दान कर देगा, तो कितने, तो ये जो 6 C2O4 होंगे, ओके, ये 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दान करेंगे, ओके, कुछ ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और फिर हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा इस कॉम्प्लेक्स में। तो इससे हम लोग क्या बता रहे कि ये जो कॉन्फिग अपना जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है। अब D2sp3 से हम लोग को तो पता ही है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे तरह से पेयर्ड हो गए, ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइट, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं हम लोग इसको। और नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोल देंगे, क्योंकि अंदर के d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग इनको, ओके, पिछले वाले एग्जांपल्स में हम लोग ने देखा था। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखो पूरे के पूरे तरह से पेयर्ड है, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स। सेम कहानी, मेटल का हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, CO+3 में ही है, इसमें +3 में हम लोग ने अभी देखा था पिछले सवाल में कि D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D6 लिख दिया यहाँ पर, ओके, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने डाल दिए, ओके, 4s 4p 4d लिया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्लोराइड है ये पेयरिंग नहीं करवाता। तो ये क्या बोलता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये मस्त सुस्त पड़े हुए उनके उनके कमरे में मस्त पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो फ्लोराइड है ये उनको फोर्स नहीं करेगा कि भाई साहब जाके पेयर हो जाओ, नहीं, ओके, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे बस। फिर ये जो हमारे S3p4 वाले जो शेल में जो 4s 3p जो 4p के है ऑर्बिटल्स, ओके, तो एक 4s 3 4p के ऑर्बिटल्स और 2 4d के ऑर्बिटल्स का मिलन होगा, ये यही बोलेंगे हमें कुछ कष्ट करना पड़ेगा अभी, तो इनका मिलन होकर ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ओके। अब अभी बोलेगा ये फ्लोराइड कि चलो अब मैं रेडी हूं 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करने के लिए, ओके, तो ये मस्त एकदम 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दान करेगा, और कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, ओके, ऑर्बिटल्स में। अब इससे पता चल रहा है हमें क्या, सेम वही कहानी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और यहाँ पर क्योंकि हम लोग ने बाहर के d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ओके, तो इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। वही कहानी फिर से रिपीट कि अंदर अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है तो इनका बिहेवियर जो होगा इस कॉम्प्लेक्स का वो पैरामैग्नेटिक होगा, बस खत्म। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो मैं ड्रॉ करूंगा, आप भी ड्रॉ करो मेरे साथ, कैसे करना है, कॉन्सेप्ट तो आपने को पता ही है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में कैसे स्प्लिटिंग होती है, ओके, तो दिखा देते हैं कैसे स्प्लिटिंग होती है। तो सबसे पहले ये तो दिखा रहे हम लोग कि ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऐसे, ओके, ऊपर, तो नीचे कम एनर्जी है, ऐसे दिखा रहे हम लोग, ओके। सबसे यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं हम लोग ये 5 लाइंस ऐसे, तो ये क्या दिखा रही है, ये एनर्जी दिखा रही है d ऑर्बिटल्स की, कौन से d ऑर्बिटल्स की, मेटल के, ओके, जब वो फ्री स्टेट में है, ओके, मतलब इनके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, एकदम मस्त मजे में है, खुशी में है एकदम, ओके, ऐसे। फिर जब इनके ऊपर हम लोग स्फेरिकली सिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड लगाएंगे, ओके, मतलब मेटल ऐसे बीच में है और चारों तरह से मतलब पूरे स्फीयर के अंदर उसको डाल देंगे जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा, तो ये सिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिमेट्रिकल केस में होगा क्या, इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी और ये यहां पर आ जाएंगे ऐसे, तो ये क्या है, मतलब ये एवरेज एनर्जी है कौन से स्टेट में, जिसमें सिमेट्रिकल, ऐसे में SY लिख देता हूं, सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड में रखा है हम लोग ने, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। अब होगा क्या, अब हम लोग लेके आएंगे लिगैंड्स को,
ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कुछ ऐसे। तो लिगैंड्स को लेके आते ही क्या होगा, हमारा ये जो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल नेगेटिवली चार्ज फील्ड है ये टूट जाएगा। ओके, अब ये सिमेट्रिकल नेगेटिवली चार्ज फील्ड बन जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल की वजह से क्या होगा, इस मेटल की जो ये डी ऑर्बिटल्स है जो डीजनरेट है, अब तक एक ही एनर्जी लेवल है, इनकी एनर्जी हो जाएगी अलग अलग, मतलब ये स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, और इसी को हम लोग तो कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। तो स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होगी कि ये इनकी एनर्जी तो काफी नीचे रहेगी, ये इनके एनर्जी के बीच में रहेगा, ये कहीं पर इन दोनों के बीच में होगी लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। ओके, तो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे 3 और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे 2। अब ये कैसे पता चला हमें, हमने पढ़ा है कि मेटल के जो भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ओके, जो एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि लिगैंड जो होते हैं वो भी एक्सिस की तरफ ही डायरेक्टेड होते हैं। तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। दूर बोलेंगे दूर दूर जाओ, दूर दूर जाओ, ऐसे करेंगे एक दूसरे को, तो फिर रिपल्शन की वजह से इनके बीच की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा एनर्जी मतलब ये स्प्लिट होंगे तब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए हम लोगों ने इनको ऊपर दिखाया है थोड़ा। ओके, इनकी एनर्जी ज्यादा है, किससे, इससे। ओके, एवरेज एनर्जी इन सिमेट्रिकल स्फेरिकल नेगेटिवली चार्ज्ड फील्ड से। ओके, अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो सेंटर वाला लाइन है यहाँ पर, ओके, जो इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एनर्जी को, इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। ओके, तो डायग्राम में जो भी नेमिंग करवानी है उसका मतलब भी समझा रहा हूं मैं। ओके, डायग्राम बनाते बनाते। तो ये देखो, यहाँ पर हम लोग ने बोला था कि हम लोग ने बोला था कि जो डी ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड होंगे एक्सिस की तरफ। तो कौन से 2 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं एक्सिस की तरफ, हमें पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ इनके ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड होंगे ऐसे कुछ, और डी जेड स्क्वायर, इसका तो कई अतरंगी स्ट्रक्चर है, आपको याद भी होगा। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स को, इसको हम लोग नाम देते हैं ईजी। ओके, अब ये जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑक्टाहेड्रल जो क्रिस्टल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ओके, इसीलिए हम लोग जी रिप्रेजेंट करते। टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती तो हम लोग जी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो यहाँ पर हम लोग को ऑक्टाहेड्रल का दिखाना है इसलिए जी लगा दिया। ओके, अब नीचे वाले जो होंगे ऑर्बिटल्स वो कौन से होंगे, इनको हम लोग T2G बोलते हैं। ओके, और ऐसे ऑर्बिटल्स जो डायरेक्टेड होंगे बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस होंगे तो क्या होगा, लिगैंड तो टुवर्ड्स द एक्सिस है, तो बिटवीन द एक्सिस होंगे तो मतलब इनका और लिगैंड के बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ओके, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन मेटल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम होगा तो इनकी एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए फिर ये ऐसे ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में डायरेक्टेड है वो होंगे T2G का पार्ट। ओके, अब ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें पता है DXY, DYZ और DXZ। ओके, तो ये तीनों भी पार्ट होते हैं T2G ऑर्बिटल्स के, मतलब ये तीनों भी होते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में डायरेक्टेड है। ओके, अब ये जो पूरा डिफरेंस है एनर्जी के बीच, एनर्जी का इन दोनों के बीच में, ओके, इसको हम लोग डेल्टा O करके बोलते हैं, डेल्टा जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो O है ये बता रहा है हमें कि ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये जो डेल्टा O है ये एनर्जी सेपरेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की, ये बता रहा है हमें ये डेल्टा O। अब इस बैरी सेंटर से ये ऊपर वाला जो हमारा EG ऑर्बिटल्स है ये है 3/5 टाइम्स डेल्टा O, और ये बैरी सेंटर से नीचे वाले हमारे T2G ऑर्बिटल्स है 2/5 टाइम्स डेल्टा O। बस पूरा का पूरा हम लोग ने डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया कि कैसे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What is spectrochemical series? Explain the difference between a weak field ligand and a strong field ligand. Okay, तो हम लोग ने अगर लिगैंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज कर दिया, ओके, इन अ सीरीज में, तो उस सीरीज को हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ओके, कैसे दिखती है, कुछ ऐसे दिखती है, इतनी लंबी चौड़ी से सीरीज दिख रही है आपको लिगैंड्स की, और सारे लिगैंड्स देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज किए गए, मतलब ये वाले लिगैंड जो है इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है,
ये वाले लिगैंड जो है लास्ट में आते हैं, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। ओके, थोड़ा ट्रिक, मतलब थोड़ा एक चीज ऐसे याद रख सकते हैं कि वीक फील्ड लिगैंड्स कैसे हम लोग पहचाने। तो देखो, ऐसे लिगैंड्स जिनमें हैलोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डोनर एटम हो। ओके, आप सबको पता है अभी डोनर एटम क्या होता है, वो एटम जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे लिगैंड जिनमें हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डोनर एटम हो, तो हम लोग मोस्टली ये वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। ओके, अब ये देखो, ये सारे लिगैंड्स आप ध्यान से देख सकते हो, यहां तक हैलोजन है, सल्फर है डोनर एटम, फिर हैलोजन, फिर सल्फर, फिर हैलोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो यहां तक ये वीक फील्ड लिगैंड की कहानी चलती है। ओके, तो आप फटाक से पहचान सकते हो। अब इसी सीरीज में देखो, बीच में आपको ये नाइट्रोजन वाले दिखेंगे डोनर एटम, नाइट्रोजन जिसमें लिगैंड है, मतलब ऐसे लिगैंड जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। ओके, ये वाले दिखेंगे आपको लिगैंड्स बीच में। ओके, लो वीक फील्ड लिगैंड के बाद। ओके, तो मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में कार्बन और फॉस्फोरस होते हैं एज अ डोनर एटम, और ये थोड़ा इंटरमीडिएट इनका स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए देखो, ये वीक के बाद बीच में ये वाले आ रहे, थोड़ा इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाले, और फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में। पर हम लोग इन्हें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स ही थोड़ा कंसिडर करते हैं। तो ये सारा एक साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं। ओके, जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन या फिर फॉस्फोरस डोनर एटम हो। अभी ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही अपनी सीरीज का, इस सीरीज में है ही नहीं, तो नाइट्रोजन और कार्बन। ओके, तो अब कैसे पता चला ये सीरीज ऐसी कुछ चल रही है, ये लिगैंड्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इनकी सबसे कम है, और ये ऐसे ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। हम लोग ने क्या किया, इन लिगैंड्स के कॉम्प्लेक्सेस लिए, और ये कॉम्प्लेक्सेस कैसी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कितने एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ये देखा। तो उससे क्या पता चला हमें, देखो लॉजिकल सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या, उस कॉम्प्लेक्स में जो डी ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन लोअर डी से हायर डी ऑर्बिटल में जो जंप कर रहा है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, राइट। इसीलिए तो वो ज्यादा एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब हमें तो पता है स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में, राइट। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल्स में। तो अगर इनमें ये नेचर दिखाई दे रहा है कि वो ज्यादा लाइट वाली, मतलब ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। तो फिर हम लोग के पास तो कॉम्प्लेक्सेस तो पता ही है हमें कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। तो इनके लाइट की जो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो रही है, इसको कंपेयर करके देखा गया कि हाँ, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है क्योंकि ज्यादा स्प्लिटिंग करवा रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी खींच रहे हैं। ये थोड़े कम है, इनसे कम ये है, ओके, कुछ ऐसे। चलो अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स और वीक फील्ड लिगैंड्स के बीच का डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स की फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए ये डी ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्प्लिट करते हैं। ओके, अब ज्यादा स्प्लिट करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में, ये ज्यादा होगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। और इनके केस में ये ज्यादा होती है। अब वीक फील्ड लिगैंड्स के केस में इनकी फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इसीलिए ये स्प्लिटिंग इतना ज्यादा नहीं कर पाते डी ऑर्बिटल्स का। तो स्प्लिटिंग कम होने की वजह से होता क्या है, इनके जो हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है। ओके, बस। अब होता क्या है इनके केसेस में कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये डेल्टा, ओके। अब हमने देखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स केसेस में ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी। ओके, इससे क्या होता है, ये जो नीचे के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, D4 कॉन्फ़िगरेशन के बाद, ओके, D7 तक, इनके पास एक सवाल आ जाता है कि अब हम करें क्या। ओके, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास कि मैं यहीं पर मेरे दूसरे भाई के साथ पेयर हो जाऊं या फिर ऊपर के बॉक्स में निकल जाऊं मैं, ओके, ऊपर के ऑर्बिटल में। तो इनके केसेस में ये क्या कहते हैं, ऐसे लिगैंड्स क्या करते, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी लग रही है तुम्हें ऊपर जाने के लिए वो बहुत ज्यादा है, और इस एनर्जी के कंपैरिजन में तुम्हें तुम्हारे दूसरे भाई के साथ अगर पेयर करना हो तो वो एनर्जी काफी कम है। तो ये क्या करेगा फिर,
ये बोलेगा कि चलो ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने से अच्छा मैं मेरे दूसरे भाई के साथ एक डिब्बे में बंद हो जाता हूँ, और इसीलिए फिर ये होगा क्या, ये पेयर होगा। ऐसे ही D5 D6, तो ये ऐसे पेयरिंग के वजह से होता क्या है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर तो इनमें, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचते नहीं है इनमें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हम लोग को पता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब इनके केस में होता क्या है, उल्टी कहानी हो जाएगी। अब यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, ओके, ऑक्टाहेड्रल के केसेस में हम लोग देख रहे हैं अब यहां पर, तो इनकी जो एनर्जी है, सॉरी, ये जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो फिर ये वीक फील्ड लिगेंड्स क्या बोलेंगे, देखो ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है ना वो कम है, ओके, एज कंपेयर टू तुम्हारे दूसरे भाई के साथ पेयर होने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो उससे उससे ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, भाई मैं इतना ज्यादा एनर्जी देके इसके साथ एक डिब्बे में बंद होने से अच्छा मैं मेरा अकेला रह लेता हूँ, इसीलिए वो ऊपर चले जाएगा। ऐसे D5 के केस में भी ऐसे हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, ओके। तो इसके केस में क्या होगा, देखो जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 अलग अलग डिब्बे में है, राइट, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो ये अनपेड रह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे अनपेड कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और ये इनके केसेस में देखे जाते हैं, राइट। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है हम लोग ने पहले ही देख लिया है कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं इनके डोनर एटम्स होंगे ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हैलोजेंस, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के डोनर एटम्स होंगे कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity, ओके। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अभी हम लोग ने देखा था, ओके। तो होता क्या है, वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में, ओके, कब होगा ये, जब लिगैंड प्रेजेंट होंगे, मेटल ऑर्बिटल्स ही है ये, मेटल डी ऑर्बिटल्स, इनके हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जो सेपरेशन होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। पर वो कब होगा, जब लिगैंड्स प्रेजेंट होंगे तब, राइट, और कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है, ओके। तो अब ये क्या और पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये कैसे डिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे, ओके। तो यस, ये डिसाइड करता है। तो इनमें अगर हम लोग D1 D2 और D3 कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, ओके, मतलब D1 D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाले जो हमारे मेटल आयंस होंगे कॉम्प्लेक्सेस में, उनकी अगर बात करें तो इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो मतलब होगा क्या, हमारे ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाले डायग्राम में हम लोग ने देखा था, ऊपर होते हैं Eg वाले, नीचे होते हैं T2G वाले, राइट। तो नीचे तो 3 होते ही है ऑर्बिटल्स, हमने देखा है ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। तो ये 1 2 या 3 जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ के नीचे के ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है भाई। अब ये जब फोर्थ वाला जब आएगा तब इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो इसके साथ, इसके दूसरे भाई के साथ डिब्बे में बंद होगा या फिर नए वाले रूम में चला जाएगा, ओके। कैसे, तो ये जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, बस इसी अकेले के मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों बोला है कि इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, ओके, पहली केस देखते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी से, ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का ज्यादा है, तो हम लोग ने अभी पिछले सवाल में देखा था कहानी क्या होगी, ये क्या कहेंगे कि बाबा ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है तुम्हें, ओके, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तुम्हारे दूसरे भाई के साथ पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा एनर्जी खर्चा करने से अच्छा, ज्यादा पैसे देने से अच्छा कम पैसे में बाबा मैं इसके साथ रह लेता हूँ, ओके। तो ये इस केस में होगा। तो होगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन कैसा बदल जाएगा, नॉर्मली, ओके, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे ये अलग होगा, क्योंकि देखो T2G में ही 3 नहीं अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, और Eg में 0 होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा Eg में। अब दूसरा केस देखते हैं, ये नॉर्मल सा केस है, ओके। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे कि हंट्स रूल फॉलो हो जाता है, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, अब ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है ये अगर कम है, ओके, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, जो नया वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कहेगा कि यार
मुझे ऊपर जाने के लिए कम एनर्जी लग रही है एज कम्पेयर टू मैं इसके साथ डिब्बे में बंद हो जाऊँ उससे, तो मैं क्यों मेरे ज़्यादा पैसे खर्चे करूँ या फिर ज़्यादा एनर्जी खर्चा करूँ और इसके साथ रह जाऊँ, मैं अपना मस्त एकदम ऊपर वाले रूम में रह जाता हूँ, राइट। तो इसीलिए ये ऊपर चला जाएगा। तो होगा क्या कॉन्फ़िगरेशन, देखो अभी ये था T2G, ये था हमारा EG, तो कॉन्फ़िगरेशन इस केस में हो जाएगा T2G3 और EG1। ओके, तो कुछ ऐसा इफेक्ट करता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड इन केसेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। CrNH3 द होल 6 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+ चार्ज है इज पैरामैग्नेटिक, वाइल NiCN द होल 4 पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज है इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे किस बेसिस पर, तो इनके जो मेटल्स आयंस है इनके डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके बेसिस पर। ओके, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ढूंढेंगे हम लोग अभी कि इनके मेटल के जो आयंस है इनके डी ऑर्बिटल में क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलो, तो यहां पर देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका 3d3 ही होगा। ओके, तो इसका हम लोग ऑर्बिटल्स बना के इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर देते। अब कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, राइट। अब ये अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पर देखो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो 2 डी ऑर्बिटल्स है, एक s और 3 p ऐसे ही खाली पड़े हुए, तो अमोनिया तो बोलेगा वाह अच्छी बात है, मेरे लिए तो पूरा तामझाम करके रख दिया। तो ये आके बस उसके इलेक्ट्रॉन्स का दान यहाँ पर कर देगा। ओके, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दान करेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पर हमें इससे लेना देना नहीं है अभी। ओके, ये कौन से ऑर्बिटल में दान कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो अभी बने बनाए 2 डी ऑर्बिटल्स एक s और p थे, हमें लेना देना बस इससे है। ये अमोनिया क्या करवा रहा है इन क्रोमियम 3+ के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो हमें ऐसे ही खाली दिखाई दे रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हमें, तो बस इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, कर दिया एक्सप्लेन ये क्यों पैरामैग्नेटिक है। अब इसको भी सेम ऐसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्या 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 हो रहा है इसमें, देखो निकल का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इसमें निकल +2 स्टेट में है, अगर आप देखोगे ध्यान से कैलकुलेट करके तो -4 वहां जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 +4 +2। तो इस +2 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 और इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे सजे हुए होंगे इनके डी ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब यहाँ पर आ गया हम लोग 4s 4p भी दिखा देते हैं। ओके, अब होगा क्या, ये जो साइनाइड आ रहे हैं, ओके लिगैंड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है हमें पता है, तो ये जब अप्रोच करेंगे निकल को, तो निकल को बोलेंगे यार निकल तूने ये ठीक नहीं किया, तेरे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है जो अनपेड है इस ऑर्बिटल में, ये नहीं जमेगा यार, मतलब तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे इसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, फोर्स करेंगे पेयरिंग करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो होगा क्या, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, और ये जो 4th ऑर्बिटल था इसमें भी पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये खाली हो जाएगा, ये तो खाली है s वाला और ये p वाले भी खाली है, राइट। ये 3d है, 4s है, 4p है। ओके, तो ये dsp2, राइट, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बना देगा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये इस कॉम्प्लेक्स का। अब हो क्या रहा है, देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देगा, साइनाइड 4 आ रहे हैं ना, देखो 4 साइनाइड, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान होगा। इसके ये दान करने के लिए इसने क्या करवाया, पेयरिंग करवाई, हमें इससे लेना देना है। देखो किससे, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, पेयर्ड है, ओके या नहीं है, बचे हुए, मतलब जिनमें डोनेशन नहीं हुआ, जिनमें डोनेशन हुआ है जो भी मेटल के ऑर्बिटल्स है वो तो अभी फिल होंगे, ये वाले जो है जिनमें डोनेशन हुआ मतलब जिनमें पेयरिंग हुई है, अगर पेयरिंग हुई है तो पूरे के पूरे पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होंगे तो फिर ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, डायमैग्नेटिक। यहाँ पर अनपेड थे तो पैरामैग्नेटिक कर रहे थे। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O द होल 6, उसके ऊपर 2+ चार्ज है, ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्रीन है इसका सॉल्यूशन, बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN द होल 4, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2- है, ये कलरलेस है, एक्सप्लेन। तो हमें तो पता है कि कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, वो हम लोग को CFT ने बताया था, कैसे DD ट्रांजिशन होता है, राइट। तो DD ट्रांजिशन होने के लिए हमें ये भी पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो ही होगा ये, अगर नहीं होंगे तो कैसे फिर डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, ऊपर जाएंगे, राइट। फुल्ली फिल्ड होंगे या फिर कुछ भी नहीं रहेगा डी ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं पाएंगे ना आगे वाले ऑर्बिटल में। बस, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर कलरलेस है तो इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर इसे समझाना तो भी तो पड़ेगा, राइट। तो समझाएंगे कैसे इसे, बस देखेंगे कि इसका जो निकल का 2+ का जो 3d ऑर्बिटल्स है और ये जो वाटर के जो लिगैंड मॉलिक्यूल्स है ये कैसे इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, तो वीबीटी के आधार पर हम लोग क्या देखेंगे, मतलब वीबीटी ने जैसे हम लोग को बताया कि क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा उस कॉम्प्लेक्स में, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा 3d8। तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसे देखना है बना के 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 3d के 8 हो गए, अब 4s रहेंगे और 4p रहेंगे, और यहाँ पर मैं 4d भी बना रहा हूँ। ओके, पता चल जाएगा थोड़ी देर में ऐसा क्यों हो रहा है, शायद पता भी होगा। ओके, 4s 4p और 4d। ओके, अब होगा क्या, इसके केस में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये तो वीक फील्ड लिगैंड्स हैं, हमें पता ही है। तो ये जब Ni2+ को अप्रोच करेंगे तब ये बोलेंगे कि यार चलो ठीक है जाने दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, जाने दो, मत करो इनका पेयरिंग, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे। हम लोग क्या करेंगे, हम तुम्हारे आगे वाला s 3p और 2d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देंगे, वाटर बोलेगा, और बस हम लोग खुश हो जाएंगे उससे। ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हम लोग को तो पता ही है ये। तो ऐसा कुछ दान करने के बाद होगा क्या, देखो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, डी ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए तो कलर शो कर रहा है, यही बताना है। अब इसके केस में NiCN4 2- के केस में हो क्या रहा है, देखो सेम कहानी रिपीट होगी। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो साइनाइड है ये मानने वालों में से नहीं है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई निकल, तेरे जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तू इनको पेयर करवा दे। तो ऐसे ये जो Ni2+ का 3d8 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, साइनाइड जब आएगा तो बोलेगा पेयर करवा दे, चल मुझे यहाँ पर एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पर पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद कैसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा इसका। ओके, ये यहाँ पर एक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कुछ ऐसे, और फिर साइनाइड क्या करेगा, आगे के 4s और ये 4p के जो ऑर्बिटल्स है इसमें से 2 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा और कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन उनमें डोनेट कर देगा, दान कर देगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके डी ऑर्बिटल में, ओके निकल के, ये वाले तो साइनाइड ने दे दिए, इसके खुद के जो डी ऑर्बिटल मतलब खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में, ये तो सारे के सारे पेयर्ड है, इनका तो सवाल ही नहीं आता, इनकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखो इनकी बात कर रहे थे, ये सारे के सारे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड नहीं तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलर शो नहीं करेंगे, इसीलिए ये कलरलेस है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, FeCN6, ओके पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4- चार्ज है, एंड FeH2O6 पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, व्हाई। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग FeCN6 का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें Fe2+ आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का ये देख लेते हैं, साइनाइड के प्रेजेंस में इसको क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा देखो आपको। ओके, तो Fe2+ में मतलब 4s2 3d6 होता है, 2+ मतलब d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, मतलब 3d6, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6, 4s तो खाली है, 4p भी खाली है, राइट। अब साइनाइड के केस में क्या होगा, जब साइनाइड आयंस आएंगे तब ये बोलेंगे कि भाई पेयरिंग करो, मैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का दान करूंगा नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करने के लिए बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मिलन हो जाएगा इन दोनों के साथ, मस्त डिब्बे में बंद हो जाएंगे। तो डिब्बे में बंद होने के बाद कुछ ऐसा होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6, ओके ये 2 खाली, 4s 4p। अब हमें तो पता ही है कि ये 3
और ये 3, मतलब ये 3 और ये 3 मिलके 6 ऑर्बिटल्स में साइनाइड इनका इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। ओके, वो उससे हमें कुछ इतना मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है कि ये जो बचे हुए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में, जिसमें इलेक्ट्रॉन का दान नहीं हो रहा है, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन का दान जिसमें नहीं हो रहा है, ऐसे डी ऑर्बिटल्स मेटल के, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कैसे है, मतलब अनपेयर्ड है, पेयर्ड है। तो यहाँ पर देखो पूरी की पूरी तरह से पेयर्ड है। पेयर्ड है मतलब डी ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, तो फिर ये कलरलेस है, राइट। अब इसके बारे में देखते हैं, अगर ये भी कलरलेस हुआ तो इसका मतलब कलर तो सेम था, पर ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट कलर्स है। देख, इसीलिए क्योंकि इसका जो कलर है ये कलरलेस नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो आपको पता चल जाएगा। ये D6 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। अब जब वाटर लिगैंड अप्रोच करेगा Fe को, तो ये बोलेंगे कि हम लोग कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो वीक फील्ड लिगैंड हूं, मैं कुछ पेयरिंग वगैरह नहीं करवाने वाला, मैं एकदम चुपचाप ये S वाले, ये 3 P वाले और ये D वाले ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करूंगा। ओके, एक्स्ट्रा बन गया, सॉरी, 1 2 3 4 5, तो इनका इस्तेमाल करूंगा मैं, मतलब ये एक S 4S वाला, 4P वाला और 4D में से जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनका मैं इस्तेमाल करूंगा, इनमें मैं मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दूंगा। ओके, ये तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो भी डी ऑर्बिटल में भरे हुए वैसे के वैसे रहने दो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो Fe2+ के जो डी ऑर्बिटल्स है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। भाई साहब, इनमें तो डी ट्रांजिशन होगा ही, तो इसीलिए ये कलर शो करेंगे। और बस इसीलिए हम लोग को ये बताया गया है कि ये डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं, और हम लोग ने बता दिया कैसे, क्योंकि ये तो कलरलेस है और ये कुछ ना कुछ कलर तो शो करेगा। तो एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने क्यों ऐसा, इन दोनों के बीच के कलर का डिफरेंस ऐसा क्यों है। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा मेटल कार्बोनिल के बारे में, काफी सारे एग्जांपल्स देखे, काफी सारे स्ट्रक्चर्स भी देखे इनके। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है, मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग है उसमें खास बात क्या है, तो ये जो हमारा मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है, ओके, मेटल कार्बोनिल में किसे हम ये कैसे मतलब समझ में आ रहा है, कार्बोनिल हमारा लिगैंड है, तो लिगैंड का हमारा कार्बन जो है, इस लिगैंड में हमारा जो कार्बन है वो है डोनर एटम लिगैंड का, तो यही डोनेट कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम लोग मेटल कार्बन बॉन्ड बोल रहे हैं मेटल कार्बोनिल में। ओके, अब इस मेटल कार्बन बॉन्ड की खासियत क्या है, इसके पास दोनों कैरेक्टर्स है यार, सिग्मा कैरेक्टर भी है, पाई कैरेक्टर भी है। आप तो कहोगे यार इसमें क्या बड़ी बात है, सिग्मा कैरेक्टर पाई कैरेक्टर तो हम लोग ने कितने सारे बॉन्ड में देखे, पर यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी हो रही है। ओके, चलो समझ लेते, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ओके, मतलब ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन मतलब कार्बोनिल कार्बन, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये दान कर रहा है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है, मतलब सब अभी तो सबको पता ही है कि लिगैंड का जो डोनर एटम है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान करता है मेटल के ऑर्बिटल में, और फिर ये लोग शेयरिंग करते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मेटल भी क्या सोचने लगता है कि यार मैं क्यों पीछे रहूं, राइट, मैं भी दान कर देता हूं। ये क्या कर लेता है, देखो इसके जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स है, ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं, फील्ड डी ऑर्बिटल्स मेटल के, ओके, यहां से जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल से अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान होगा, मेटल के पास ये जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, और यहां से दान होगा कहां पर, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पूरा इसके पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, अब आप सोचने लगोगे कि ये पाई स्टार क्या होता है, मतलब पता तो होगा ही आपको, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना, हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में एकदम अच्छे से, एंटी बॉन्डिंग, ये पूरा पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब थोड़ा याद आ गया रहेगा एकदम अच्छे से, राइट। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेटल के पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनका दान हो रहा है। ओके, और ये तो ऑब्वियसली वेकेंट ही है, तो कुछ ऐसे डोनेशन की वजह से इन दोनों के बीच में कुछ खास टाइप का बॉन्ड बन रहा है। ओके,
और इसे हम लोग कह रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इस सिनर्जिक इफेक्ट के वजह से ये एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं, काफी इनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते हैं इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेटल आयन है उसका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी सबको पता ही है कैसे निकालते। अब इस केस में क्या होगा, इनको हम लोग को आयोनाइज करना पड़ेगा। पहले तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज पता करना पड़ेगा, तो जाके हम लोग को मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज कैसे पता चलेगा, ये काउंटर आयन कितने हैं, 3 है। एक पोटेशियम आयन के ऊपर +1, तो 3 के ऊपर +3, तो इसके ऊपर +3 मतलब इसके ऊपर होगा 3- चार्ज। अब ये -3, यहाँ पर एक ऑक्जेलेट आयन के पास होता है -2 चार्ज, 3 है मतलब हो गया -6 बाहर आ जाएगा, +6 -3 +6 होता है +3, तो इसका मतलब हम लोग ने अपने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ये है +3। ओके, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर, उसके बाद जाएंगे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा आपको। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने डोनर एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे लिगैंड के। तो यहाँ पर C2O4 में ये डाइडेंटेट लिगैंड है तो 2 डोनर एटम है, 3 C2O4 है मतलब 6 डोनर एटम है, तो 6 डोनर एटम मेटल के साथ जुड़ रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्योमेट्री कैसा होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब ये हमें चाहिए था डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के लिए। ओके, कैसे, देखो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन मतलब यहां पर हमें तो पता है कि कोबाल्ट +3 स्टेट में, राइट, पर +3 में तो हमें पता है कि इसका अगर हम लोग नॉर्मली अरेंजमेंट कर देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग अनपेड रखेंगे, फिर पहले वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, कुछ ऐसे देखो 1 2 3 4 5 और 6 D6। पर इस लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये तो फ्री स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लिगैंड के प्रेजेंस में होगा क्या, स्प्लिटिंग होगी, हमें तो पता ही है। और स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होती है कि यहां पर ये जो C2O4 है, ओके, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर जाता है। ओके, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वीक फील्ड लिगैंड है, ओके, पर बिहेव वीक फील्ड लिगैंड के जैसे नहीं कर रहा है। अब ये वीक फील्ड लिगैंड कैसे है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन डोनर एटम है, दूसरी बात वाटर से भी कम है इसका फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप सीरीज देखोगे तो। पर इस केस में ये एक्सेप्शन की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह। ओके, तो ये स्प्लिटिंग करवाएगा कोबाल्ट +3 के D6 जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोबाल्ट +3 के डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग करवा देगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी हमें तो पता ही है। ओके, ऊपर Eg के ऑर्बिटल्स 2, dx² - y² और dz², नीचे dxy dyz और dxz, ये होते हैं T2G वाले। ओके, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहां पर ये पेयरिंग करवाएगा। ओके, ऊपर नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां पर 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन और 6th इलेक्ट्रॉन, जितनी पॉसिबल पेयरिंग है उतनी कर दी। और वैसे भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन कितना था, मतलब जितनी पॉसिबल पेयरिंग है उतनी करवा दी D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नीचे रह गए T2G में, इसलिए इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा होगा, T2G6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन इसी में है और Eg0। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग का भी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी हम लोग सेम सीक्वेंस में जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले ढूंढेंगे। तो यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज ढूंढेंगे, तो क्लोराइड -1, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा +1, राइट। अब पूरे कॉम्प्लेक्स में ये तो हो गया अपना न्यूट्रल, तो 0, ये हो गया -2 क्योंकि 2 क्लोराइड है। तो हमारा क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 +1 हो जाएगा +3। ओके, तो क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। अब Cr+3 में एग्जिस्ट तो कर रहा है, अब हम लोग देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसके बाद हम लोग ये Cr+3 का इस्तेमाल करेंगे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन देखने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी देखो, इथिलीन डायमंड डाइडेंटेट, राइट, तो इसके 2 डोनर एटम, ये है टोटल, ये खुद 2 है, एक के 2 डोनर एटम, 2 के होंगे 4 डोनर एटम, इसके और 2 मतलब 6 डोनर एटम, 6 डोनर एटम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फिर से वही ऑक्टाहेड्रल हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। अब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग सेम होगी, हमें पता है कैसे, Eg के 2, T2G के 3। अब यहाँ पर Cr+3 जो है, ओके, ये हमारा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है D3।
ओके, आप देखोगे करके तो 3d3 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो डी में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने। अब हमने तो पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D3 कॉन्फ़िगरेशन तक कुछ लिगैंड का इन्फ्लुएंस से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब पेयरिंग अनपेयरिंग से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि क्या होगा, देखो 1 2 3 वैसे भी ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स में भरने हैं इलेक्ट्रॉन, एक होगा तो इसमें, दो होगा तो इसमें, तीन होगा तो इसमें। D4 के लिए होगा झमेला, D4 के लिए या फिर वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड की तरफ, वीक फील्ड लिगैंड पर। ओके, तो अब यहां पर तो D3 नीचे ही जाएंगे सब, राइट। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, तो इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा, T2G3 EG0। तो चलो दोस्तों देखते हैं तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स हमारा। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमको क्या ढूंढना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तो आप एकदम माहिर हो ही गए रहेंगे। तो देखो अमोनियम आयन है तो +1 होता है, 2 के ऊपर +2 होगा, तो इसके ऊपर होगा -2 चार्ज, -4 बाहर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ओके, -2 +4 होता है +2। तो कोबाल्ट के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मतलब कोबाल्ट के ऊपर का चार्ज कितना है, +2। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गया। दूसरा क्या ढूंढते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो 4 फ्लोराइड है, 4 डोनर एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाँ, अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें पता है कि जो ज्योमेट्री होती है ये तो एक तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी है ये कैसे पता चलेगा, वीबीटी से। चलो तो यहां पर देखो वीबीटी से पता चल जाएगा हमें, और थोड़ा सीएफटी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो CO2+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, D7 हो जाएगा। ओके, आप करके देख सकते हो, 4s2 3d7 होता है, 2 उसमें से गए तो D7 हो जाएगा। अब D7 में इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे भरे होंगे, 3d7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो जब फ्लोराइड हमारा आयन अप्रोच करेगा, ओके, एज अ लिगैंड, तो ये तो वीक फील्ड लिगैंड है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग तो नहीं करवाएगा, ये बोलेगा कि भैया जो है रहने दो कोबाल्ट 2+ के पास, मैं तो ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर लेता हूँ और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देता हूं मैं और ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता हूं मैं, ओके, कोबाल्ट के साथ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता है क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब ये पूरी कहानी हम लोगों ने बस की ज्योमेट्री ढूंढने की। अब हमको एक बार ज्योमेट्री पता चल गई, अब हमें पता है कि हमने टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग भी पढ़ा हुआ है। ओके, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, कुछ ऐसे, राइट, जिसमें ऊपर होंगे हमारे T2G के ऑर्बिटल्स, ओके, और नीचे आ जाएंगे EG वाले ऑर्बिटल्स। अब D7 कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए तो ये फ्लोराइड जो है इसका भी इंफ्लुएंस होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड है। तो ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं पेयरिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग आजाद हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में भरने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहने के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं पेयरिंग नहीं करवाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स तुम ऊपर के T2G में जा सकते हो। तो क्या होगा, 1 2, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को बोलेगा जाओ भाई जाओ ऊपर वाले में जाओ, फोर्थ वाले को भी बोलेगा जाओ, फिफ्थ वाले को भी बोल दिया जाओ। अब और बचे कितने, 2 बचे और, तो 6th और 7th। ऐसा होगा डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन में कैसा होगा अभी, EG वाले जो होंगे इसमें 4 होंगे, ओके, और T2G वाले होंगे इसमें होंगे 3। कुछ ऐसा होगा डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, ओके, CO2+ का। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। तो यहाँ पर तो देखो सीधा सीधा है SO4 2-, ओके, तो इसके ऊपर होगा +2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये तो न्यूट्रल है, तो मैंगनीज के ऊपर होगा कितना चार्ज, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल गया +2। ओके, अब Mn+2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, D5, राइट, 3d5, 4s2 3d5 होता है, 2 निकल गए तो 3d5। अब D5 जो होगा इसका ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन समझने के लिए अब देखते हैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, राइट, 6 डोनर एटम्स है, 6 मतलब सीधी सी बात है ऑक्टाहेड्रल होगा कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग भी हमें पता ही है कैसी होती है, ओके, ऊपर EG वाले 2, नीचे T2G वाले 3, राइट। अब D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब अब डिपेंड भी करेगा लिगैंड के ऊपर भी, क्योंकि वाटर यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वाटर तो वीक फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स
1 2 3 D3 तक तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये बोलेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कि तुम्हें पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चले जाना। ओके, तो D4 वाले को ऊपर भेज देगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। ओके, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो D4 वाला ऊपर गया, D5 वाला भी ऊपर ही गया, तो पूरे के पूरे 5 भर गए। देखो D5, अब डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा हो गया, T2G, यहाँ पर 2 मिसिंग है, T2G 3 और EG2। ओके, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग ने इस वीडियो में जो भी सवालों को सॉल्व किया उसको, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।